तो फ्रेंड्स, आज है 27 मई 2025। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू के न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, जो मेजर आर्टिकल्स हैं मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करूँगा और जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे मैं उसको MCQs के फॉर्म में लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, आप रिसेंटली सुने होंगे कि नीति आयोग की 10th गवर्नर काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसको लीड कौन कर रहा था, जिसकी चेयरमैनशिप की कौन कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये हमारे देखिए मोदी जी हैं। बाकी अदर स्टेट्स के भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवंत रेड्डी भी आए हुए हैं। और ये कौन है, ये आपके भगवंत मान है जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी यहाँ पर आप शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को भी देख सकते हैं, माफ़ करिएगा, हेमंत सोरेन है, इनके फादर भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। ठीक है, तो इन सारे जो भी स्टेट्स कंसर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनके चीफ मिनिस्टर्स और साथ साथ यूटीज़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी थे वो भी वो सारे लोग इस जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी नीति आयोग की, उसको ये सारे लोगों ने अटेंड किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, न्यूज़ में पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली अभी जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है नीति आयोग की, वो कौन सा में थी। ठीक है, तो वो 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। दूसरा ये चीज़ पहले आप तो सबसे बेसिक चीज़ यही पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद CDS के किसी PYQs में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखने में लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है और बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इसका आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो चेयरमैन होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस गवर्निंग काउंसिल में 3 से 4 यूनियन मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं एज ए मेंबर। ठीक है, और जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इस गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज़ के, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि वो सारे यूटीज़ जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक दिल्ली हो गया, लाइक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ सारे जो स्टेट्स हैं, इस तरीके के स्टेट्स जहाँ पर ऐसे यूटीज़ जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, नीति आयोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक तरीके से थिंक टैंक है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये किस तरीके से पॉलिसी प्रोग्रामिंग होगी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा, इसके रिगार्डिंग जो थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ साथ इसका ये एक तरीके से ये कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, बस ये जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें हमारे मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से और स्ट्रेंथन हो, इसके बारे में ये अपने सजेशंस और अपने जितने भी अपने रिकमेंडेशंस को देती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको और स्ट्रेंथन कर सकती है। तो इस तरीके के आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और फोरम जानते होंगे, जैसे कि एक और बॉडी है जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, तो आर्टिकल 263। ठीक है, और बहुत सारी बॉडीज़ है लाइक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 1952 में भी NDC, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 1952 में इस्टेब्लिश की गई थी, बट अब इसका रोल जो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया आफ्टर द मेकिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो कि लेटर उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था। ठीक है, तो NDC का रोल अब काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है और इसके जो भी रोल्स और एक्शंस फंक्शंस होते थे वो नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो जो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो फ्रिक्शनल पॉइंट्स होते हैं, जो डाइवर्जेंस होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है पीसफुली, सो डैट कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तरीके से
चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट सर्टेन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे इंडियन पॉलिटी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से एक तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये वर्ड एक तरीके से हमारे इंडियन पॉलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किसने ये नाम दिया था? तो पहले फेडरलिज्म, ठीक है, तो ये नाम किसने दिया था इंडियन पॉलिटी को, चाहे इंडियन फॉर्म ऑफ जो फेडरलिज्म है वो किसने दिया था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जो हमारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशन है उसको किस किस नामों से जाना जाता है और उसको कौन कौन से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने किस किस तरीके के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कहीं कहीं बोला जाता है कि बायस्ड फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा बायस्ड है जो भी रूल्स और लॉज हैं। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये नाम किसने दिया है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, देखिए बहुत सारे डोमेन्स हैं या बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर सब्जेक्ट्स मैटर जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डाइवर्जेंस या फ्रिक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या जो भी स्टेट्स की ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट द स्टेट्स, ठीक है, उसको एक पीसफुल तरीके से या बेटर कैमरेटिव तरीके से सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, डिफरेंट फोरम्स बनाए गए, लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, और उसमें एक और पिलर ये है आपका नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होती है इसके थ्रू भी बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी एंगल में अगर देखा जाए तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो डिस्प्यूट होता है डिफरेंट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जैसे जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, पहले बात तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 2016 में। जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसके अंडर था क्या कि बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी, अब उसको सबस्यूम कर दिया गया एक सिंगल टैक्स में जिसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, जिसको लाया कब गया था? 2016 में, और फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 के आसपास। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अंडर दिस एक्ट, ठीक है, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी सो डैट कि जो भी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो स्टेट्स की ग्रीवेंसेज है अगेंस्ट द स्टेट उसको सॉर्ट आउट किया जा सके बाय इस्टेब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 279 ए। ठीक है, आर्टिकल 279 ए क्या बोलता है? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अंडर दिस जीएसटी एक्ट जो कि 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल जो एक बॉडी है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जिसका नाम जो है कौन? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी करंटली कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, उसके बाद जो अदर मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी होता है, और जो स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाए जीएसटी काउंसिल के अंदर तो ये पूछा जा सकता है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें उनकी 3/4 मेजॉरिटी आएगी तभी ही कोई डिसीजन फाइनल आउट होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल को जो मीटिंग होती है वो यूजुअली हर एक क्वार्टर में लगभग एक बार उनको मिलना रहता है, मतलब कि लगभग साल में 3 से 4 बार उनको मिलना है कम से कम। ठीक है, तो ये चीज़ किस बात ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है? एक्चुअल में उसी जो आर्टिकल 279 है जो कि जीएसटी काउंसिल को ही के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, उसके सब क्लॉज ए में ये बात कही गई है। ठीक है, एटलीस्ट उनको 1 से क्वार्टर मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से मैं फिर से आपके लिए रिवाइज करा दूं। पहला चीज़ तो जो रिसेंट अभी गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अंडर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो कि किसने होस्ट किया था? नीति आयोग ने होस्ट किया था। ये कौन सी मीटिंग थी? 10th मीटिंग थी। ठीक है, तो गवर्निंग नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट होता है या एक तरीके से बोल सकते हैं चेयरपर्सन जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए होता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया जो कि सबसे इजी इग्नोर टॉपिक हो जाता है, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड एग्जाम दे के आया था, तो ये क्वेश्चन वो एक तरीके से स्किप कर दिया, तो क्योंकि उसको नीति आयोग का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि डिफरेंसेस या एक तरीके से स्टेट्स के जो ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको पीसफुली या फ्रेंडली तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या फोरम्स बनाए गए हैं, लाइक इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इन सारे के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए। पहली बात ये क्या कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1952 में। अभी फिलहाल इसका रोल काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और इसके रोल को, इसके फंक्शंस को, इसके ऑब्जेक्टिव को इसने टेक ओवर कर लिया, नीति आयोग ने कर लिया। और इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। और अगर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर फाइनेंशियल डोमेन में अगर कोई डिफरेंसेस हैं या डिस्प्यूट्स हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या किस तरीके से फंड्स का शेयर होगा, ठीक है, इसको चाहे जितने भी ग्रीवेंसेस स्टेट्स के रिगार्डिंग फंड्स या फाइनेंसेस, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूजली ये देख के लगता है कि नहीं ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश है अंडर आर्टिकल 279A। ये भी चीज़ आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो आपको पता होना चाहिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। और दूसरा जो अदर मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो भी यूनियन गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ही नुमाइंदा होता है। और उसके बाद जो स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। डिसीजन 3/4 मेजॉरिटी से ली जाती है और इनकी मीटिंग जो होती है वो वंस एवरी क्वार्टर होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या था, देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए क्योंकि ये हमारा नेबरहुड जो हमारी पॉलिसीज़ होती है, जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है बांग्लादेश में अंडर द मोहम्मद यूनुस, ठीक है, उनके जो भी एक्शंस हैं, उनके जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, वो एक तरीके से बांग्लादेश जो आर्मी के हेड है, बांग्लादेशी आर्मी के जो चीफ हैं, उनको काफ़ी एक तरीके से पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों एट ऑड्स हैं। एट ऑड्स का मतलब दोनों के बीच में डाइवर्जेंस ऑफ थॉट्स है, ठीक है। तो बांग्लादेशी आर्मी ने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था कि बांग्लादेशी आर्मी ने जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि लीड की जा रही है मोहम्मद यूनुस द्वारा, ठीक है, उनको ये कॉशन दिया था कि प्लीज़ जितने जल्दी हो सके आप इलेक्शंस कराएं, क्योंकि बहुत देर तक कोई नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है इस कंट्री में, ठीक है। तो एक तरीके से वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। और रिसेंटली अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि वो एक म्यांमार कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द रखाइन स्टेट टू द बांग्लादेश, ठीक है, सो डैट कि जो रोहिंग्यन माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से एक शेल्टर दिया जाए, मतलब इस रूट के थ्रू उनको शेल्टर दिया जाए। देखिए आपकी ये रखाइन स्टेट है जो कि किससे बिलोंग करता है, म्यांमार से बिलोंग करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम क्या है, अराकन आर्मी, ठीक है। वो यहाँ की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है जिसको हुंटा बोलते हैं, जनता। करंटली अभी यहाँ पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है म्यांमार में, वहाँ पर मिलिट्री ही वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, जिसको हम लोग हुंटा भी बोलते हैं। हुंटा है, लेकिन लिखते उसको जे से लिखते स्टार्ट वो जे से ही होता है, ठीक है। तो एक तरीके से जब मिलिट्री किसी गवर्नमेंट की डे टू डे पॉलिसीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन को जब ओवरटेक कर लेती है, तो इस तरीके की जो भी गवर्नेंस सिस्टम होता है उसको हम लोग हुंटा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जो एक रिबेलियन आर्मी है जिसका नाम क्या है, अराकन आर्मी, उसके बीच में स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। और किस एरिया में स्ट्रगल चल रहा है, वो रखाइन स्टेट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रोहिंग्यंस थे जो कि एक एथनिक पीपल हैं जो कि यहाँ पर रिजाइड करते हैं, वो एक तरीके से अपना घर छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में शेल्टर ले रहे हैं, लाइक बांग्लादेश में, ठीक है। तो वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एक म्यांमार कॉरिडोर बनाएंगे जिससे कि बहुत सारे रोहिंग्यन जो माइग्रेंट्स होंगे उनको हम इस कॉरिडोर के थ्रू रीसेटल करेंगे इन द बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो डिसीज़न था, वो एक तरीके से बांग्लादेशी आर्मी के जो चीफ थे उनको नाराज़ करती है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के जो
माइग्रेंट्स हैं जिनका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी इन द सेंस कि उनमें से कोई भी रिबेलियन हो सकता है, कोई भी एक तरीके से टेररिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि ये डिसीजन जो कंट्री के जो गवर्नमेंट ने लिया है वो एक तरीके से कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। दैट इज़ वाई वो ये गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात तो ये रखाइन स्टेट पता होना चाहिए कि किस कंट्री में लाई करता है, ठीक है। तो रखाइन स्टेट किससे बिलोंग करता है, म्यांमार से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ रोहिंग्यन ट्राइब, रोहिंग्यन ट्राइब या रोहिंग्यन जो ट्राइब नहीं है, एक तरीके से ये डिफरेंट एथनिसिटी है कंपेयर टू अदर जो पीपल म्यांमार में लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, वो भी रखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रखाइन स्टेट में एक और हमारा एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम क्या है, सितवे पोर्ट, ठीक है। अब सितवे पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोलकाता से सितवे के बीच में कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम क्या है, कलादान प्रोजेक्ट, ठीक है। कलादान प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, सितवे पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम कोई भी मटेरियल या कोई भी कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। कलादान क्या है, एक्चुअल में एक रिवर है जो कि मिजोरम में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वाटरवेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, रोड नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज़ वाई ये जो सितवे पोर्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये इस डिस्टर्ब एरिया में लाई करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए कि सितवे पोर्ट किस कंट्री में लाई करता है और ये रखाइन स्टेट में भी लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये पोर्ट हो जाता है, ठीक है। सो डैट कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, किसकी वजह से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है आपको ऑलरेडी पता होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि ऑलमोस्ट केवल 22 किलोमीटर की विड्थ है, ठीक है। तो वहाँ से एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, डेवलपमेंट एक्शंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड हो जाते हैं। दैट इज़ वाई ये जो पोर्ट हो जाता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट के हिसाब से और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपको याद रखना है, कलादान प्रोजेक्ट जो कि कौन कौन से दो पोर्ट को कनेक्ट करता है, कोलकाता और सितवे को। सितवे पोर्ट कहाँ पे लाई करता है, इस म्यांमार की कोस्ट पे, ठीक है। ये रखाइन स्टेट किसको बिलोंग करता है, तो म्यांमार को बिलोंग करता है, ठीक है। और करेंटली जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है और जो बांग्लादेशी आर्मी है वो लॉगर हेड्स पे हैं, मतलब उनके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बांग्लादेशी आर्मी ने ये क्वेश्चन भी दिया है कि हमें फिर से री इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये फैक्ट सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है, ये फर्स्ट अपनी एक फिजिकल कैंपस स्टैब्लिश करेगी कहाँ पे, बैंगलोर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच यूनिवर्सिटीज़ हैव रिसेंटली अनाउंस दैट ही इज़ गोइंग टू ओपन हिज कैंपस इन विच इंडियन सिटी। तो बैंगलोर याद रखिएगा, बैंगलोर में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ये अपनी कैंपस ओपन करने जा रही है बैंगलोर में। तो ये भी एक तरीके से फैक्चुअल डेटा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, इसके पहले आप कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस आप इंडिया में नहीं देखते होंगे क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है अंडर द यूजीसी पॉलिसीज़, ठीक है। तो यूजीसी पॉलिसी ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए 2023 में, और जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल, ठीक है, उनको अलाउ किया कि आप हमारे यहाँ इंडिया में आके कैंपसेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से यूजीसी की जो पॉलिसी शिफ्ट थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब देखने को मिली हैं, ठीक। तो ये एक तरीके से ये वन ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस तरीके का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस जगह पे, कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी किस जगह पे अपना एक फिजिकल कैंपस स्टैब्लिश करने जा रही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो कि स्टैब्लिश करेगी, जो कि एक कैंपस ओपन करेगी कहाँ पे, बैंगलोर में ओपन करेगी, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस न्यूज़ है, मैं उसको MCQs फॉर्मेट में कवर किया हूँ, ठीक है। तो पहला न्यूज़ क्या है देख लीजिए आप। पहला न्यूज़ क्या है, पार्लियामेंट ईयर अवार्ड जो कि 70th कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है, ठीक है। ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका जफ़र पनाही को,
ठीक है। जफर पनाही कौन है? ये एक तरीके से ये एक ईरानियन एक्टर हैं, ठीक है। इनकी फिल्म थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिल्म थी इनके लिए जफर पनाही को पाल्मे डियोर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। जफर पनाही कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रिमेम्बरेंस के लिए मैंने आपको उनकी ये पिक्चर लगा भी दी है, अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम कम्स ऑन टॉप इन इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स इन 2025, ठीक है। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया ने बीच गेम्स कंडक्ट कराए हैं। कहाँ पे कंडक्ट कराए हैं? ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे कराए हैं? दीव में, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिसेंटली खेलो इंडिया बीच गेम्स कंडक्ट कराए गए हैं और इसमें टॉप रैंकिंग किसकी थी? टॉप पोजीशन किसने एक्वायर किया? तो ये सरप्राइजिंगली मणिपुर ने एक्वायर किया, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कंडक्ट कराया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि ये खेलो इंडिया की ये फर्स्ट बीच गेम्स थे, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कहाँ कंडक्ट कराया गया? दमन एंड दीव में, दादर नगर हवेली, ठीक है। टॉप पोजीशन किसने एक्वायर किया? मणिपुर ने एक्वायर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द F2 फार्मूला 2 रेस इन मोनाको, ठीक है। फार्मूला 1 जो रेस होता है यहाँ पर फार्मूला 2 रेस है, ठीक है, याद रखिएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 रेस इन मोनाको, ठीक है। तो कौन है ये? कुश मैनी साहब हैं, ठीक है। तो कुश मैनी याद रखिएगा। कुश मैनी कौन है? फर्स्ट इंडियन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली हमारे कंट्रीज़ में कुछ गिने चुने हुए हैं फार्मूला 1 रेस एक्सपर्ट्स, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि कोई इंडियन कोई पर्टिकुलर एक रेस, ठीक, वो इवेंट जीत रहा है, ठीक है। तो कुछ मैंने याद रखिएगा। फार्मूला 2 रेस ये मोनाको में जो हेल्ड हुआ था, मोनाको ने इस इवेंट को होस्ट किया था, तो वे उसके ये विनर थे कुछ मैनी भाई साहब, ठीक है, कुछ मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईस्ट अफ्रीकन नेशन साइंड जॉइंट एग्रीमेंट ड्यूरिंग WHO AU यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है, साइड इवेंट टू एलिमिनेट काला आजार, ठीक है। मतलब WHO और अफ्रीकन यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। किसके लिए पर्पस क्या था? टू एलिमिनेट काला आजार, ठीक है। चूँकि ये जो 6 कंट्रीज़ थी आपकी, ठीक है, इसमें जो 70% ऑफ ग्लोबल केसेस आते हैं काला आजार के इन्हीं सारे रीजन्स में आते हैं। डैट इज़ वाई इन सारी कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया, ठीक है। तो कौन कौन से? एक्चुअल में 6 कंट्रीज़ थी, ठीक है। मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। टोटल कितनी, अगर आप AU को इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर दीजिए। बाकी अदर जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे? चैड था, ठीक है, जिबूती था, ठीक है, इथियोपिया था, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ एग्रीमेंट करते हैं टू फाइट अगेंस्ट या टू फाइट टू एलिमिनेट द काला आजार डिजीज़, ठीक है। इसमें याद रखिएगा अदर जो पार्टनर है वो कौन है? अफ्रीकन यूनियन भी इसकी पार्टनर थी, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट कुशा इज रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ, प्रोजेक्ट कुशा किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? इंडियनस एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन या क्वांटम कंप्यूटर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए एक्चुअल में है क्या, रिसेंटली अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे मिलिट्री हमारी जो तीनों फोर्सेज ने वो लॉन्च किया था अगेंस्ट द पाकिस्तान, तो आप S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसके बारे में काफ़ी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके का उस डिफेंस सिस्टम अंडर द प्रोजेक्ट कुशा DRDO, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलके DRDO प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों मिलके एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा। इसके अंडर वो बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग
करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुशा याद रखिएगा किससे एसोसिएटेड है, एयर डिफेंस सिस्टम से, ठीक है। इसी के अंडर आपको मालूम होगा, देखिए S-400 ने तो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया ही था, साथ साथ आप सुने होंगे आकाश तीर के बारे में भी, ठीक है। ये भी किसने बनाया है, DRDO और BEL ने मिलकर बनाया। BEL क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, जॉइंट प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट कुशा। इसी के अंडर आकाश तीर बनाया गया था, ठीक है। और फर्दर ये प्रोजेक्ट अभी भी कंटिन्यू है, और जो न्यूअर सिस्टम हो सकते हैं उसको भी डिज़ाइन करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि प्रोजेक्ट कुशा किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस सेशन, और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को, इस क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो भी जो वन शॉट्स होंगे, जैसे GS के होंगे या हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हम वन शॉट्स भी अपने चैनल पे लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।